सर आजकल आप देखते हैं कि योगा रील्स चली आ रही हैं इतनी सारी, सो इसमें से एक्चुअल योगा कितना है एंड हाउ मच इज एक्चुअल परफॉर्मेंस? Believe me, hardly 10% is yoga. The rest of the 90% is all about showcasing or marketing yourself so that people come to you and buy your products. So do you think yoga just works on body flexibility, or do you think that it has a huge impact on your mind and it can shift karmic effects of actions? बिल्कुल कर सकता है. Imagine a person doing yoga to a great level and suffering from cancer. तो शरीर कैंसर से जूझ रहा है, लड़ रहा है, और वो इंसान को कोई आके थोड़ा सा एम्पैथी सिंपैथी बताकर कहता है अरे रे आपके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो बोलता है क्या हुआ, मुझे जो है वो मेरा शरीर है, मैं तो शरीर नहीं हूँ, ये तो कल पैदा हुआ परसों चला जाएगा. One yogic advice that you would like to give to our Yuva PD, to our Gen Z, that can drastically improve their life? Whenever they feel troubled, just close their eyes and connect with your breaths. They will find solutions. There is one director there who has given you a role and you have forgotten the script. Try to understand that script. नमस्ते, मैं हूं श्रेया अग्रवाल और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म विद श्रेया पॉडकास्ट पावर्ड बाय आत्मा शांति वेलनेस। यहां हम सिर्फ वेलनेस की बातें नहीं करते, हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात, बॉडी माइंड एंड सोल लेवल पर। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम योगा के उस रूप के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम पोजेस तक लिमिटेड ही नहीं, बल्कि आज की मॉडर्न दुनिया में एक डिसिप्लिन एंड इनर लाइफस्टाइल भी बन चुका है। आज हमारे साथ मौजूद है साबिर शेख जी, हु इज द फाउंडर ऑफ योग साधना मंदिर एंड रिसर्च फाउंडेशन, जो पिछले 25 सालों से लोगों को हठ योगा एंड ट्रेडिशनल योगिक प्रैक्टिसेस के थ्रू हेल्थ, हीलिंग एंड स्पिरिचुअल हार्मनी की तरफ लेकर जा रहे हैं। साबिर शेख वॉज माई फर्स्ट टीचर ऑफ योगा इन माई लाइफ, इसलिए योगा का जो भी ज्ञान मुझे है, आई ऑल ओ इट टू हिम। और अगर आप जानना चाहते हैं कि असली योगा क्या है, स्पिरिचुअलिटी एंड डिसिप्लिन में क्या इंटर रिलेशन है, एंड इस बदलती मॉडर्न दुनिया में एंशिएंट योगिक विजडम कितना रेलेवेंट है, देन स्टे ट्यून्ड बिकॉज दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी फन, रॉ एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। थैंक यू साबिर जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you. Really so happy to see you because आप मेरे पहले योगा टीचर थे एंड जो भी योगा का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वो आपसे हुआ है। यू नो, राइट फ्रॉम जो हम आसनास करते हैं, जो हम मेडिटेशन की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, एवरीथिंग आई ओ इट टू यू सर। My pleasure. So Thank you. take us through your journey, sir, कि from being a pharmacist background to successfully managing family business and being very happy and content in that, and then आपकी जर्नी शिफ्ट हुई योग की रास्ते पे, इस पाथ पे आप आए, एंड नाउ यू आर वन ऑफ इंडियाज लीडिंग योगा गुरुज, इफ आई मे कॉल यू सो। सो प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए कि हाउ वाज द एंटायर जर्नी सर, कैसे ये ट्रांजिशन हुआ? See, I wanted to be a pharmacist. I did my course and I did my internship in Nair Hospital, as well as I went on to work in a medical store as a pharmacist. What I saw there was that throughout the day and the night, you have to be there in that confined, four walls of the pharmacy, the whole 8 to 10 hours or sometimes maybe 12 hours. No doubt, I was enjoying it, but I felt that this is not my cup of tea to remain in one place in a static way and continue. तो somewhere ऐसे लगा कि नहीं, कुछ और करना चाहिए। उसी दौरान जो है
हमारे भाई साहब, he was looking for an individual who will handle the traffic work in our transport. That was our family business. It is there still now. तो उन्होंने मुझे बोला, साबिर तुम फार्मासिस्ट हो, तुमको जो करना था तुमने कर लिया, अब ये फैमिली बिजनेस तो अपना है, ये तुमको संभालना ही होगा. तो आई एंटर्ड इनटू इट. Very stressful work. Right from morning 9:30 to evening, there is no time actually when it ends. Sometimes 10, 11, 12. Since 1994 to 2012, this you can say 18 years, I was working in that place in APMC market in the central facility building, room number 321. I was enjoying the attention, the position, but at the same time the demand of the job sitting in one place has its own toll on your body. And that is why getting some time out for your physical fitness is very essential, which I was deprived of. और वहीं पर जो है बैक पेन शुरू हो गया. And see, when I visited my doctor and the other people for this issue, which was severe, means I was not able to walk properly or comfortably lie down on the back. It was that severe. So my doctor suggested that I should be looking into my fitness. That time he said, you being a 32-year-old, you look like as if you are 50 plus. Right. So he said, go into some or the other kind of fitness routine. And my suggestion, looking at your state of body and mind, you should be going for yoga. So his suggestion, Dr. Sanjay Agarwala from PG Hinduja Hospital, I am very proud to take his name today here. His suggestion and one of my friends' advice, I landed up in Yoga Vidya Niketan. My teacher, Captain Chitnis, was a very strict disciplinarian, and he was expecting a lot from me. After doing some 6 months of training under him, I was feeling good, better. Somewhat the recovery, the rehab was taking nicely. One day, suddenly he suggested to me, साबिर तुमको योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करना है. तो आई वॉज लाइक, सर मैं सुबह से शाम तक अपने ट्रांसपोर्ट में बैठकर दुनिया को जो है गाली गलौज करने वाला काम करता हूँ, आप मुझे योगा टीचर बना रहे हो, मैं ये लेवल पे नहीं आ सकता. तो बोले नहीं, मुझे मालूम है तुम आ सकते हो. आई डोंट नो व्हाट ही सॉ इन मी, एंड व्हेन ही सजेस्टेड दैट, टू कीप हिम हैप्पी, I took admission in this teachers training course, and he was hell bent upon saying कि अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया तो मैं तुम्हारा फॉर्म भर के तुम्हारी फीस भर दूंगा. तो he was like that. Anyways, the journey started there. I did my diploma. I was a teacher. Then I started giving my voluntary service in Yoga Vidya Niketan. But there was some lacuna inside. कि when I am doing the practice and I am enjoying the practice, it is more than physical. It is more than mental. There is something in it which is making me love this activity itself. That was the time when I sat with Guruji and spoke with him, and he said, okay, I should be looking into the philosophy of yoga. Until that time, I was not knowing there is something like philosophy. जब हम philosophy बोलते हैं, तत्व ज्ञान बोलते हैं, हम उर्दू में फलसफा बोलते हैं. तो ऐसे सुना था कि फलसफा सिर्फ प्यार का होता है, गाने में सुना था. फिर पता चला कि नहीं, अपने जीवन का भी एक फलसफा है. एंड ही सेड कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू आर आस्किंग मी, फॉर दैट यू नीड टू लर्न फिलोसॉफी, एंड योगा इज अ ब्रांच ऑफ द सेम. इट इज पार्ट ऑफ द सेम. योगा इज अ फिलोसॉफी, एंड सिंस यू आर इनटू द प्रैक्टिस ऑफ योगा, तुम इसको जो है अंदर ही अंदर तुम्हारे वो चेंजेस आ रहे हैं, तो शायद हो सकता है तुम्हारे अंदर वो प्रश्न उठ रहे हैं,
So why don't you go ahead and do this course? So I went to Mumbai University. I did a foundation course, then a diploma course. 3 साल निकल गए. Still that, quest of getting my answers. That curiosity. कि why I am born, why I am facing these problems, why on the earth only me going through this situation. And it is from all the sides, from family, from work, from profession, all the things. And then someone suggested that there is post-graduation course in yoga in KJ Somaiya, Sanskruti Peetham. And I landed up there. I was about to take admission in MA Yoga Shastra, almost filled up my form. Hearing my name as Sabir Sheikh, one professor, he called me and asked, how come you are interested in yoga? I said, sir, this is the journey and that's why I'm here and I'm having a lot of questions in my mind. So he took almost 10 to 15 minutes kind of, he asked certain questions and he said, okay, it is better you do double graduation. Wow. So I said, why not MA in Yoga Shastra? No. If you want to go there, then you should go step by step. You just don't want degree. You want, answers to your questions. So it is better that you lay your foundation better. And that is where I did my BA in Yoga Shastra. That was double graduation after BSc. Then I went on to do MA Yoga Shastra. In this whole curriculum, we study our Indian philosophical system, Darshan Shastra. The basic question, why we are born, what is karma, why you face certain situations in your life, and how come you are coming to, different expectations from the people and how you need to face them and get along with it. And I am in. And since then, as soon as I qualified, I was invited to be assistant professor over there itself. That was great luck for me because easily people don't get such kind of invitation. So since then I am associated with KJ Somaiya. Now it is known as KJ Somaiya Department of Dharma Studies. Right. So this is the whole journey where it was a complete flip from doing business and getting into this kind of journey of yoga. One thing I would like to tell you, there was a situation where I was having in my mind the kind of work I am doing in my transport business and the things which I am learning through yoga, the values don't match up. There were many things, so I had to tell my brother, I will not be continuing in the office. I will not be able to support him. Of course, that was the time when everything was set up and any other individual could have managed it, and it got managed. So that is where I left the whole, family business and entered into this teaching and learning, continuous learning. Thank you, sir. I think मैं तो बोलना चाहूँगी हमारे दर्शकों को कि it's a blessing for students like us when Sabir ji decided to enter the yoga, be on the yoga path and enter the yoga industry. Because अगर sir नहीं आते yoga में तो हमें sir जैसे teacher नहीं मिल पाते, and I wouldn't have done anything to help others of yoga, of whatever little knowledge that I have. So it's a great blessing, sir. I think you made that radical decision of sticking to your value system and the path that authentically defines you. Yeah. So अगर हम योग साधना मंदिर की बात करें, now that is your institution, research foundation जो आप run करते हैं. Now take us and walk us through what exactly is that and किस तरह का योगा आप सिखाते हैं students को, लोगों को. And we would like to know from you in a few words that what are the different schools of yoga हमारे भारत में सबसे पहली बात. क्योंकि योगा जैसे हम नाम सुनते हैं तो अलग अलग लेबल्स आ गए हैं योगा के, and a lot of foreigners come to India and they learn yoga from हमारे भारत से and they mix it up and go abroad and teach. So I would like to know from you principally what are the basic schools of yoga in India and what does YSM specifically do? YSM Institute, as I said, it is an institute of yoga and research foundation, as you mentioned.
we do have regular practice sessions where we practice Hatha Yoga. We are only and only into Hatha Yoga stream. Now, why I mention Hatha Yoga? Because there is Iyengar Yoga, there is Anusara Yoga, there are other types of, twisted yogas also. I don't want to take those names. God bless them for what they are doing, and they will come to their senses and one day things will become right. Hatha Yoga can be said has been practiced since the evolution happened. If we go to the Hatha Yoga text like Siddha Siddhanta Paddhati, coming to Hatha Pradipika, Gheranda Samhita, how the evolution has taken place, Shiva Samhita, all these texts tells us that along with philosophy, the theory of evolution and understanding of your practice, how you remain connected with the source and at the same time you fulfill the karmic impressions that you are supposed to go through, and a day comes where you get rid of it and go to realization of the self, that we call as mukti or moksha. In YSM, as we call it, as abode of health, education and cultural synthesis. So when it comes to cultural synthesis, every religion is welcomed. Different type of festivals are celebrated. People of different mindset do come in. And when it comes to regular practice, Hatha Yoga. When it comes to education, we do impart teachers training course, yoga therapy training, and there are many more. Okay. In fact, we have regular sessions on Bhagavad Gita, Patanjali Yoga Sutra, Hatha Yoga text, because these are the things which are essential along with the practical aspect of yoga. If you are doing asana, if you are doing pranayam, and you are not having that base of philosophy, then you may not be doing justice to the yoga itself. Right. So it is a holistic approach where we try to make people understand what is yoga and how it is going to help them. Now, when it comes to types of yoga, in Bhagavad Gita itself, we come across Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Dhyana Yoga or Raja Yoga. These are the 4 types of yoga mentioned in Bhagavad Gita. Along with that, we come across different suggestions. In Hatha Yoga, this Hatha Yoga is also called as Kundalini Yoga. There is something in Hatha Yoga known as Laya Yoga. There is something which is known as Mantra Yoga. So Mantra, Hatha, Laya, and along with that Raja, they all become Prana Sanyama Yoga, because your breath is accordingly cultured and you are getting into that essence of source of life and connecting with it. So there are many types of yoga which are traditional. In fact, there are many traditions from South, there are many traditions from North, there are many traditions from the East, Bengal and all, and there are traditions from West. The ultimate tradition in Hatha Yoga is the Natha Sampradaya. Achha. We call it as Natha cult also, because that is the tradition which is followed. And if you go to Kumbh Mela and see people coming from different akhadas, showcasing their path and making us understand. So there are many, but yoga is yoga. The dilemma is people should come into yoga to see yoga as a therapy. People should come into yoga to see yoga as a fitness routine. People should come into yoga as an activity where they are getting a break from their routine. Yeah. But they should not forget that yoga is beyond this. The word yoga itself, see, I should tell this because this is an opportunity to make people understand. Yeah.
Never say yoga as yoga. That itself is, twisting the meaning of the root meaning, that is to join, to bring together. This yoga is like bringing about not only calmness to your mind, but to health of the body. This is like a byproduct of practicing yoga, which is meant for that ultimate goal of that union. तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के योग हैं और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से लोग इस फील्ड में आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, दे गेट इन्वॉल्व, एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू गाइड देम फर्दर. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस. सर, अगर हम सीधा इंस्टाग्राम की बात करें तो आजकल आप देखते हैं कि योगा रील्स चली आ रही हैं इतनी सारी. सो इसमें से एक्चुअल योगा कितना है एंड हाउ मच इज एक्चुअल परफॉर्मेंस? Yeah, even I go through those reels and I like some. लेकिन इसमें से कितना योग है अगर हम ऐसा पूछें तो बिलीव मी हार्डली 10% इज योगा. The rest of the 90% is all about showcasing or marketing yourself so that people come to you and buy your products. See, nowadays, yoga has become an industry. In India, still we have that kind of respect to this profession. Beyond the respect, if you go to the European countries and USA and all, you can see that it is $1 billion industry. It is good that on the name of yoga people can earn and sustain. लेकिन Instagram, Facebook, YouTube, I just would like to tell one thing. You may be learning through it and you would like to practice it. But whether you are eligible to practice it, क्या आप उसके लिए तैयार हैं, ये आपको आपका टीचर ही बता सकता है. बिल्कुल. अब ये लोगों को पता नहीं होता, वो करने जाते हैं और कुछ और कर बैठते हैं. जैसे हमारे इसमें कहावत है कि बनाने गया हनुमान बन बैठा बंदर. तो ये सिचुएशन हो जाती है कई बार साधकों की कि वो लोग प्रैक्टिस करने जाते हैं लेकिन उनको करेक्शन कौन करेगा? इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर और कोई दूसरे चैनल्स जो हैं इंटरनेट के, वो आपको बताएंगे कि ऐसे करना है, लेकिन आप जब कर रहे हो तो आप कैसे कर रहे हो ये कौन करेक्शन करेगा? करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने ये देखा है कि आप अच्छा करते 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 थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट आ जाता है और आप, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप गलत करने लगते हो, लेकिन आप कुछ ऐसा करने लगते हो कि जो रियलिटी में वो आपके टेक्निक में था नहीं और आप उसको टेक्निक बना देते हो. आज इतने जो वेरिएशंस हमारे सामने आके जो आ गए ना कि ये इस तरह से करना चाहिए, तो कोई बोलता नहीं हमने तो इसको इस तरह से सीखा था. तो इसकी वजह ही ये है कि अलग अलग वर्शंस हैं, अलग अलग तरीके हैं, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये सही और ये गलत है, सब सही है, लेकिन आपको क्या सूट करता है, और आपको जो सूट करता है वो सिर्फ एक शिक्षक जानता है और वो आपको गाइड करता है कि नहीं तुमको इस तरह से करना चाहिए, तुम्हारा बॉडी ऐसा है, इस टाइप का है, तुम्हारा लेंथ इतना है, तुम्हारे पैर ऐसे हैं, तुम्हारे हाथ इतने छोटे हैं, या फिर तुम्हारा स्पाइन जो ऐसा है, तुम नाटे हो, तुम ऊंचे हो, तुम थोड़े मोटे हो. ये जो सारे जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं ना, ये स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखकर टीचर जो है स्टूडेंट को गाइड करता है. अब ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, उसको सामने ये दिखता है कि ये ऐसे करना है, ये करने से कह दिया कि इससे वजन कम होगा तो मुझे इस तरह से परफॉर्म करना है. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो योग नहीं है, वो योग है, बट एट द सेम टाइम 10% ही उसमें योग होता है, बाकी का 90% जो है ना, कई बार ऐसे लगता है कि दिस पर्सन इज मिसलीडिंग. जी बिल्कुल, आई कैन नॉट एग्री मोर विथ यू सर ऑन दिस. एंड अगर हम योग की जैसे बात हमने करी, so do you think yoga just works on body flexibility, or do you think that it has a huge impact on your mind and it can shift karmic effects of actions लोगों के? पहली बात तो ये क्लियर कर लेना चाहिए कि योग एक ऐसा एक्टिविटी है, शारीरिक, मानसिक
और आध्यात्मिक स्तर पर काम करता है। When it comes to physical, it is preparing your physical body for your mental functioning, stable mental functioning. That stability is brought about with the stability in the body and then the mind. These two unite to connect you with your soul. So it is like a mind, body, soul integration, which is the whole personality of an individual. And at the same time, that person should understand that this physical body and this mental body is something as a medium which you have acquired temporarily as you were born, and it is going to be there with you until you die. But there is something which doesn't die, and that is your soul, your आत्मा. वो आत्मा से जुड़ने के लिए जो है ना, ये सारा योग है जी। अब होता क्या है, लोग शारीरिक लाभ को देखकर उसी में अटक जाते हैं, या फिर आज के डेट में जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, तो मानसिक रोग ज्यादा हो गए और ये हैंडल करने के लिए योगा इज डूइंग लॉट ऑफ गुड, जैसे कि प्राणायाम के प्रैक्टिसेस वगैरह हैं। देयर आर अदर प्रैक्टिसेस, रिलैक्सेशन मोड्स, गिविंग रिलीफ एंड वेंट आउट टेक्निक्स फॉर योर इमोशंस। तो सर, कार्मिक इफेक्ट्स को योग काफी हद तक मिनिमाइज या डिमिनिश कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैसे करता है? इमेजिन करो आप और हम यहां बैठे हुए हैं, हम योग कर रहे हैं, हमने आंखें बंद कर ली, साधना कर रहे हैं। ये समय 5 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, घंटे भर का भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये समय में आपने अपने आप को अपने अस्तित्व से जोड़कर अपने आत्मा को जानने की कोशिश के अंदर वक्त बिता दिया। तो जब आपने इसमें वक्त लगाया तो ये वक्त कोई और चीज में नहीं लगा। जो और चीज में अगर वो लगता तो कई कर्म क्रिएट हो जाते। अब पहले जो हुआ उसको आप बदल नहीं सकते, उसको भोगना है आपको, वो प्रारब्ध कर्म है, वो प्रारब्ध कर्म है। लेकिन अभी जो आपके कर्म हैं, अगर वो गलत होने वाले हैं तो आपको इतना ज्ञान मिल जाता है कि आपको ये पता चलता है कि इससे मुझे दूर हो जाना है, इससे मुझे दूर होना है, ये मुझे नहीं करना है, यहां पर मुझे बोलना है, यहां पर मुझे खामोश रहना है। जहां ये ज्ञान किसी को आ जाता है, ऐसे समझ जाओ कि उसके कर्म के अंदर जो संस्कार हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि शरीर कर्म को भोगता है, लेकिन आपके चित्त के साथ आपकी आत्मा जो है ना एकदम शांत रहती है। तो वो इंसान को ऐसा लगता है कि मैं शरीर तो हूं ही नहीं जी। तो जब ये बात आ जाती है तो कार्मिक इंपैक्ट कहाँ रह गया, जबकि शरीर भोग रहा है। इमेजिन अ पर्सन डूइंग योगा टू अ ग्रेट लेवल एंड सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो शरीर कैंसर से जूझ रहा है, लड़ रहा है, और वो इंसान को कोई आके थोड़ा सा एम्पैथी सिंपैथी बताकर कहता है अरे रे आपके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो बोलता है क्या हुआ, मुझे जो है वो मेरा शरीर है, मैं तो शरीर नहीं हूं, ये तो कल पैदा हुआ परसों चला जाएगा, इसका समय खत्म हो गया, तो ये किसी ना किसी बहाने से जाता है, ये भी एक बहाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सोच ही जो है ना कई कैंसर पेशेंट्स को कैंसर से उभरने में हेल्प करती है। जी जी जी। तो कार्मिक इंप्रेशंस इसी तरह से मैनेज किए जाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सर आपने समझाया कि हाउ विद द प्रैक्टिस ऑफ योग आप अपने कार्मिक इफेक्ट्स को काफी हद तक, होने वाले कार्मिक इफेक्ट्स को नजरअंदाज कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, उसके प्रकोप से आप अपने आप को बचा सकते हैं। सर, हमारी युवा पीढ़ी की अगर बात की जाए, you know everybody suffers from burnout and stress, overthinking and emotional confusion होता है। So in spite of taking medicines या motivation talk से अगर एक इंसान को फर्क नहीं पड़ता है, so आपको लगता है योगा उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है? सबसे पहली बात, वो युवा हैं, उनके अंदर ऊर्जा बहुत है, और जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि उनको भी एक भोग प्रवृत्ति से गुजरना है। वो गुजरते समय जो कठिनाई से वो लोग जब गुजरते हैं ना,
तो एक समय ऐसा आता है कि बहुत हो गया, अब मुझे इसका इलाज करना है। जब तक ये प्रश्न आपके अंदर नहीं आता, जैसे मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, जब तक ये तड़प आपके अंदर नहीं आती, आप युवा पीढ़ी को पकड़ के भी अगर आप बिठा दो, वो योग आपके साथ करेंगे, लेकिन वो योग नहीं करते हैं। वो उनका मन कहीं और रहता है, उनका शरीर जो ऐसा लगता है उनको कि ये कब खत्म होगा ये सेशन, और मैं कब यहां से निकलूं, कब भागूं। और फिर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो आते हैं क्लास के अंदर, पूरी तरह से दिल लगाकर अभ्यास करते हैं, और जब सेशन खत्म हो जाता है तो ये भी बोलते हैं कि सर आज इतना जल्दी खत्म हो गया, समय तो हो गया लेकिन इतना जल्दी समय निकल गया। तो ऐसे भी लोग हैं। मुझे मेरे दिन याद आ गए सर। तो यहां पर बात होती है एलिजिबिलिटी की। मैं ऐसा नहीं कहता कि युवा एलिजिबल नहीं है, आप एलिजिबल बिल्कुल हो, लेकिन क्या आप ये मानने के लिए तैयार हो कि तुम परेशान हो? हाँ। क्या तुम तकलीफ में हो और तुमको इससे बाहर निकलना है? जब एक इंसान के अंदर उसे कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, अंदर तकलीफ नजर आती है और उससे वो छुटकारा पाना चाहता है, फिर योग उसके लिए है, और योग हकीकत में उसको हेल्प करता है। और वो कोई भी सिचुएशन में हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, वो बर्नआउट वाला हो, स्ट्रेस वाला हो, या और कोई सिचुएशन वाला हो, किसी बीमारी से जूझ रहा हो, वो सारे सिचुएशन से बाहर आ सकता है। लेकिन पहले उसको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, योग से ये हो सकता है। Yeah, the road to recovery, as they say, is accepting that you are facing an issue and you are ready to take the medicine or the solution to recover from that issue. Exactly. So sir, ऐसी कोई लाइफ चेंजिंग स्टोरी बताइए आपके डिसाइपल्स की कि योग के माध्यम से उनकी लाइफ में एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन आया हो जो आपके जहन में रह गई है, एंड जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। ऐसे बहुत हैं, लेकिन एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक लेडी है, शी इज अ मिडिल एज लेडी अराउंड इन हर 40s, got married early. In her 40s, she may be 44, 45 now. Son and daughter, they are also married. They may be in their 20s, but they are married. And now she is alone at home. Husband still works. That kind of, loneliness brought about such kind of emptiness in her life that she went into depression. To overcome that, she had to take help of psychiatrist and all. And my psychiatrist friend, she suggested to her, okay, all this is fine, you are taking medicine, but you should do yoga. And she was very clear with her doctor, okay, I don't like yoga, I don't enjoy yoga. तो बोले ठीक है, आई रेस्पेक्ट योर व्यूज, बट एक हफ्ते के लिए इनके पास जाओ और योग करो, फिर उसके बाद में तुम डिसीजन लेना, तुम्हारी मर्जी है, हम तो जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। दिस ऑल स्टार्टेड 12 years बैक। वाओ। एंड शी इज अ वेरी गुड योगा टीचर टुडे। वो कहते हैं ना कि एक बार आपसे कोई जुड़ जाए तो छोड़कर तो जा नहीं सकता, that is for sure, and I am a standing evidence of that, so definitely. So it is like this, कि people can overcome their problems, whether it is a mental problem, physical problem, and there are people who were severely affected by many lifestyle diseases. I can give an example of one MD from Reliance. Having heart issues, went through bypass, today in his 70s, associated with us since last 12 years, and still rocking like anything. Wow, beautiful. So yoga does lot of changes in you towards your thinking, towards your understanding the philosophy of life, and you become better and better. There are young students of 10th standard, just 15-year-old, 16-year-old students. After doing a 1-month yoga to just keep their mind calm for the exam process, in fact, they liked the flow so much
they were giving the board exams, but they never missed their classes. Wow. Beautiful. Their parents used to say ki at least for this 1 month stop going and focus on study. They said we are okay, our studies that we would like to कहीं go ना there. कहीं बच्चों को भी इतना उनको- ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है योग करने के बाद, उनका माइंड अच्छी तरह से फोकस होता है कंसिस्टेंट योग प्रैक्टिस के बाद, कि बिल्कुल। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आजकल समझते हैं कि सही तरह से अगर आप योग करें सो इट कैन बी सच अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. Yeah, very much. सर मुझे आपसे पूछना है कि आजकल लोग, डू यू थिंक स्पिरिचुअलिटी से जेन्युइनली कनेक्टेड हैं, या स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट लाइक यू नो हैज बिकम एन इंस्टाग्राम ट्रेंड, या एक एस्थेटिक बन चुकी है आज की लाइफ में? ये बात मैं बताना चाहूंगा कि वी आर ऑल बॉर्न स्पिरिचुअल. हर एक का स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन अलग है. एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत भी तो स्पिरिचुअलिटी है. उस सामने वाले के अंदर क्या देखता है, सही गलत अच्छा बुरा, सबको एक तरफ रखकर जो है उस प्रेम भाव में उतर जाता है. स्पिरिचुअलिटी प्रेम है, मोहब्बत है. स्पिरिचुअलिटी पूजा है. हम अपने गुरुजनों की पूजा करते हैं, हम हमारे जितने भगवान हैं उनकी पूजा करते हैं. हमें भगवत गीता बताती है कि सबकी पूजा करो, लेकिन जो अल्टीमेट ब्रह्मन है उसको भी याद किया करो. कई बार लोगों के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि ये स्पिरिचुअलिटी जो हम बोलते हैं, ये जो पूजा पाठ हम लोग बोलते हैं, ईश्वर हम लोग बोलते हैं, वो दिखाई देता नहीं है, उसकी कैसी पूजा करें. तो एक इनोसेंट रियलिटी मैं आपको बताता हूं. मां अपनी बेटी से पूछती है, बेटा क्या ड्रॉ कर रही हो? तो शी सेज आई एम ड्रॉइंग द पिक्चर ऑफ गॉड. तो मां बोलती है, आज तक तो किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं, तो तुम कैसे ड्रॉ कर लोगी? तो बच्ची बोलती है, आई एम येट टू फिनिश, व्हेन आई एम डन आई विल शो यू. अब वो एक बच्ची का ड्राइंग है, लेकिन उसका जो स्टेटमेंट है, आई एम येट टू फिनिश, यू स्टार्ट bringing that thing in your mind. You cannot see, but you start drawing it in your mind, start drawing into your day-to-day life, start drawing into your every breath, and you will start experiencing spirituality. हर रिलीजन कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं भी मानता है, लेकिन सब स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं. ईश्वर को मानना नहीं मानना अपनी जगह पर है, लेकिन स्पिरिट है, स्पिरिचुअलिटी है, और हम उससे कनेक्टेड हैं, ये अगर बात क्लियर हो जाती है तो आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू एवरीवन दैट स्पिरिचुअलिटी हम सब के अंदर है. कई बार ऐसे होता है कि लेकिन मुझे ये सब जो है ना ऐसा लगता है कि जोर जबरदस्ती है, ये कल्चर जो है हमारे माँ बाप ने किया तो हमको भी करना पड़ेगा, ऐसा जोर जबरदस्ती वाला मामला है. आप मत करो, वो मानते हैं आप मत मानो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज आती है कि अगर मैं बोल पा रहा हूं तो मुझे बोलने के लिए ताकत देने वाला कौन है. अगर मैं सुन पा रहा हूं तो वो कौन सी शक्ति है जो मुझे सुनने के लिए काबिल बनाती है. अगर मैं कुछ कर पाता हूं तो वो क्या चीज है जो मुझे ये सब जो है ना प्रोवाइड करती है. अगर ये सवालों के जवाब के प्रति अगर कभी सवाल उठने लगे तो इत्मीनान हो जाता है कि है, स्पिरिचुअलिटी इज देयर and we need to believe. It takes time, but it does comes to people as an answer. Right, sir. Yeah. So, one yogic advice that you would like to give to our Yuva PD, to our Gen Z, that can drastically improve their life? Of course, I would like to invite them to yoga, but they have their own version of yoga. So, as an advice, whenever they feel bogged down, whenever they feel troubled, whenever they feel that it is not what they thought that this will happen and this is not what they were expecting, that time they should do only one thing. Just close their eyes and connect with your breaths. Let the breaths slow down to such a great extent that
you are focusing the gap between the inhalation and exhalation and inhalation, those gaps going on improving. It is like, venting out anger, releasing pent up emotions. आप जो है अपने सोच के अंदर इतनी क्लैरिटी लेकर आ जाते हो कि अगर कोई कंफ्यूजन है, chaotic state of mind, you are not able to do justification to the status. आपको ये रियलाइज हो जाता है कि ये 2 मिनट का प्राण धारणा, जिसको हम गुरुजी बताते हैं हमको कि प्राण के ऊपर फोकसिंग करना, वो प्राण धारणा हो गया। उसकी तरीके हैं करने के। तो जब हम वो प्राण धारणा करते हैं तो इतनी सारी क्लैरिटी आपको मिल जाती है। तो ये तो उनको कहीं जाकर बैठकर किसी योगा क्लास में या किसी के साथ में उनके इंस्ट्रक्शन के अंदर में ऐसा तो करने की ज़रूरत तो है नहीं। वो कहीं भी बैठ के अपने कंप्यूटर टेबल पे ही सामने, कंसोल के सामने ही आंख बंद करके बैठ जाएं और सांसों पर ध्यान लगाएं। They will find solutions. युवा पीढ़ी सुनिए, दिस इज फॉर यू। इफ यू आर स्ट्रेस्ड या आपको गुस्सा आ रहा है या कंफ्यूजन है या क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे वन ऑफ इंडियाज लीडिंग योगा गुरुज ने आपको एडवाइस दी है, मेक श्योर कि आप अपनी प्राणों पर अपनी धारणा फिक्स करें। मेक श्योर यू डू डेली प्रैक्टिस ऑफ प्राण धारणा as it will really help you to soften your mind and bring you to clarity and lead you to happiness. Good. So आप योगा सिखा रहे हैं पिछले 22 सालों से। Do you ever feel angry, low या disconnected? Yeah. And आप क्या करते हैं जब आप वो phases से गुजरते हैं? What is your coping mechanism? तो जब भी मुझे ये एहसास होता है कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं अभी योगी नहीं बना, मैं अभी भी इंसान हूँ। तो आप बोलेंगे सर क्या योगी इंसान नहीं होते? नहीं, वो इंसान होते हैं, लेकिन वो इंसान के ऊपर जो सुपर ह्यूमन हम लोग बोलते हैं ना, उनको योगी कहा गया है। देखो भगवत गीता में इसका डेफिनेशन है स्थित प्रज्ञ, 2 अध्याय सांख्य योग का श्लोक नंबर 55 से लेके 72 तक जो है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ एक ज्ञान के अंदर स्थित जो इंडिविजुअल है उसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से की गई है। और आप सिचुएशन के अंदर, कैसी भी सिचुएशन हो, उसके अंदर आप मचलते नहीं, आप फिसलते नहीं, आप भटकते नहीं, लेकिन आप अपने मार्ग पर बराबर लगे हुए रहते हो। लेकिन आज भी साबिर भाई को गुस्सा आता है, नाखुश हो जाते हैं एक्टिविटी से, अपने टीचरों के ऊपर कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अपने पास जो हमेशा आने वाला जो स्टूडेंट है वो आज 4 साल से आ रहा है, इतना अच्छा अभ्यास करता है, करते करते बीच में अगर कभी वो थोड़ा सा ट्रैक भूल जाता है और थोड़ा सा गलत तरीके से करने लगता है तो साबिर भाई सुना देते हैं। तो कभी कभी हमारी मैडम हमको बोलती है, आपको गुस्सा आता है, ध्यान में रखो, ऐसे मत बोलो कि तुम एक योगा टीचर और तुमको गुस्सा नहीं आता है। तो ये मुझे मानना चाहिए कि मुझे गुस्सा आता है और मैं अभी तक वो लेवल तक नहीं पहुंचा हूं। लेकिन जब भी मुझे यह एहसास होता है तो ये एहसास एक ही बात कहता है कि जीवन में हर योग साधक को योग साधक ही बन के चलना चाहिए। योगाचार्य या योग शिक्षक जिस दिन ये भाव उसके अंदर अगर उतर जाते हैं तो फिर वो जो है अहंकारी हो जाता है। ब्यूटिफुल सर, सो नाइसली सेड कि कहाँ हमें एक डेफिनेशन या एक बाउंड्री डिफाइन करनी चाहिए कि हमारे अहंकार हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। वेरी नाइस। सो दैट टेक्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट योगा प्रैक्टिस करने के लिए व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? डू वी नीड डिसिप्लिन या मोटिवेशन? बिकॉज लेट्स फेस इट, more than 10 days या less than 10 days people join yoga and they quit it. So आपके हिसाब से एक योगिक प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली करने के लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है या मोटिवेशन? दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक टीचर जो है हमेशा अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करता है। अगर टीचर मोटिवेट ही ना करे तो स्टूडेंट उसके पास क्यों टिके? पहली बात। सेल्फ मोटिवेशन की भी जरूरत है। तो अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है और वो योग में आता है तो वो बीमारी उसके लिए मोटिवेशन है, ये नोट कर लो आप।
अगर वो साबिर भाई को अगर कभी बैक पेन नहीं होता तो वो क्यों आते योग में? तो दैट इज लाइक एन मोटिवेशन फॉर मी, दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर मी टू डू योगा। तो क्या हम माने कि मोटिवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिसिप्लिन? अगर आपको एक चुनना है डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन में से। मोटिवेशन ब्रिंग्स इन डिसिप्लिन, दे गो हैंड इन हैंड। टू बी डिसिप्लिन, मोटिवेशन इज नीडेड, एंड व्हेन यू आर मोटिवेटेड there is always an inner understanding कि if I am supposed to do this, this has to go in a step by step proper manner in that approach. तो obviously you become disciplined. दोनों उतनी ही जरूरी हैं। कई बार ऐसे होता है कि लोगों को ये पता नहीं चलता है कि वो मोटिवेटेड हैं, उनको ऐसा लगता है मेरा रूटीन इतना डिसिप्लिन है कि मुझे कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं। वो डिसिप्लिन को ज्यादा महत्व देते हैं, वेटेज ज्यादा देते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग, बट मुझे ऐसे लगता है कि डिसिप्लिन में रहने के लिए वो डिसिप्लिन्ड एक्टिविटी जो आप करते हैं वो भी एक मोटिवेशन। वेरी राइटली सेड सर, बिकॉज़ हाउ विल डिसिप्लिन थ्राइव अगर आपके पास वो इनर ड्राइव या वो मोटिवेशन फैक्टर नहीं होगा तो। राइट सर, सो my next question would be कि do you think spirituality and ambition can go hand in hand together? या आज की इतनी जो प्रेशर वाली दुनिया है, यू नो, चैलेंजिंग वर्ल्ड में इनर पीस को मेंटेन करने के लिए डू यू थिंक वर्ल्डली सक्सेस को त्यागना पड़ता है? हकीकत तो वही है, लेकिन लोगों से ये होता नहीं है। तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जहां तुम्हारा ध्यान विषयों पर लगेगा तुम उसके साथ में अटैच हो जाओगे। संगात संजायते कामः, जहां तुम उसमें अटैचमेंट में आ गए, ऑब्वियसली हम लोग वो पेप्सी वाला एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, तो वो अटैचमेंट की ख्वाहिश बढ़ जाती है। और जहां वो अटैचमेंट की ख्वाहिश बढ़ गई, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, वहां पर ना षड रिपु की शुरुआत हो जाती है। कामात क्रोध अभिजायते, तो भले वो क्रोध हो, काम तो आ ही गया, काम क्रोध, फिर लोभ भी आ जाता है, मोह भी आ जाता है, सब कुछ आ जाते हैं। तो एम्बिशन के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। लोगों को एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि यू आर हैविंग एन एबिलिटी एंड यू आर लकी इनफ, तुम बहुत ही खुश नसीब हो कि तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है, तुम एम्बिशियस हो, तुमको सक्सेस की भूख है, तो ये भूख तुम्हारा कर्म बन जाता है। तुम इसे बिल्कुल पूरा करो, लेकिन वहां पर ये बात को ध्यान में रखो कि जैसे हम बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो तुमने अपना काम किया, अपने एम्बिशन को पाया, उसको पकड़ के नहीं बैठो कि मैंने ये किया, हाँ डन, मूव अहेड। तो एम्बिशन और एम्बिशियस होना, एम्बिशन रखना जरूरी है, लेकिन ये एम्बिशन और एम्बिशियसनेस के अंदर जो है स्पिरिचुअलिटी को अगर देखना है तो वो लेट गो वाला एटीट्यूड आना जरूरी है। अच्छा, लेट गो का मतलब ये भी तो नहीं है ना कि छोड़ दिया, बांट दिया। आप उसको कैसे राह पर लगा रहे हैं? यू सी द ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट, not only from India, from other places in the world, they earn good money and they do proper charity, and at the same time they are investing their profits into the well-being of the world, humanity. People who are deprived, वो बोलते हैं कि अगर ईश्वर ने हमको वो ताकत दी, हमको वो एम्बिशन दिया, हमको वो पैसा दिया, तो हमारी जरूरत तो इतनी है, लेकिन ये भी जो है कहीं ना कहीं वो हमें इसलिए दिया क्योंकि वहां पर कोई ऐसा सेक्शन है जहां पर हमें इसको लगा देना चाहिए। ऐसा करना ही स्पिरिचुअलिटी है। तो ये सोच रखना जरूरी है। एम्बिशन और सक्सेस कोई बुरी चीज नहीं है। आपको, आपके पास सक्सेस होना जरूरी है। सक्सेस होने के बाद में दुनियादारी के अंदर बैलेंस कैसे लाना, जैसे भगवान फिर से हमको डेफिनेशन ही बता देते हैं ना, समत्वम योग उच्चते का। वो हमको बोलते हैं कि योगस्थ, योग में स्थापित हो जाओ, कर्म करते रहो, कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा, अटैचमेंट में नहीं आना, सिद्ध असिद्ध यो समो भूत्वा,
सक्सेस और फेलियर को एक जैसे देखो, दोनों में फर्क ना करो। तो तुम एम्बिशियस हो, सक्सेस पा रहे हो, फेलियर आता है तो दुखी क्यों होते हो? दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस। इनफैक्ट फेलियर इज द स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। जब ये बात उन्होंने बोल दी तो उन्होंने आगे योग का डेफिनेशन ही रख दिया, समत्वम योग उच्यते। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं, if there is something inside you which tells you become ambitious and achieve it, understand it as a type of yoga. Beautiful, beautiful, sir. Do not deprive yourself. ऐसा मत सोचो कि त्याग देना है, छोड़ देना है। भगवत गीता में ही लिखा हुआ है, घर बार संसार दुनिया छोड़ के हिमालय में जाके बैठने को सन्यास नहीं बोलते। कर्म करते हुए, कर्म से अलग होकर अपने, मतलब जो मेरा गोल है उसको पाने के लिए बराबर उसमें लगे रहना, एक प्रकार का सन्यास है। सो याद रखिए, कर्म से भागना नहीं है, अपने एक्शंस, अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज को अच्छी तरह से करना है, बट इन अ निष्काम मैनर, इन अ डिटैच्ड मैनर, व्हिच टेक्स मी टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट आपके इतने सालों में जो आपने टीचिंग आप कर रहे हो सर, उसमें डू यू थिंक मेन एंड वुमेन इमोशनली अप्रोच योगा इन अ डिफरेंट मैनर? एक मर्द योगा को एक डिफरेंट तरीके से देखता है वर्सेस अ वुमन अप्रोचिंग योगा इमोशनली इन अ डिफरेंट। इन टुडे सिनेरियो, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं क्योंकि मेरी शुरुआत भी ऐसी हुई। इफ पीपल कम टू योगा, नोबडी कम्स विद द इंटेंशन ऑफ अटेनिंग टू मुक्ति और मोक्ष। राइट, वेरी ट्रू। सभी लोग इसीलिए आते हैं कि एक फिटनेस रूटीन बनी रहे, मेंटल हेल्थ बना रहे, उनके रूटीन में एक ब्रेक आ जाए जहां पर उनको थोड़ा सा आनंद मिले। और जब ये लेने आते हैं तो उनकी जरूरत के हिसाब से अगर योग उनको वो चीज दे रहा है, दे स्टिक टू योगा। व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, देयर रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू ब्यूटिफिकेशन। कई बार किताबों के अंदर हमारे गुरुजन ऐसा भी लिख देते हैं कि ये अभ्यास करने से आपका चेहरा जो है ग्लो करता है। तो ये एक स्टेटमेंट ही इनाफ होता है कि वो बंदी जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है कि भाई कहीं ब्यूटी पार्लर के पैसे बच जाएं। लेकिन मुझे एक बात बोलनी है, वेदर यू आर अ मेल, वेदर यू आर अ फीमेल, इफ दिस ब्रिंग्स यू टू योगा, इट इज गुड। वो आपकी जरूरत पूरा कर रहा है। अगर योग तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर रहा है तो उसकी जरूरत क्या है ये भी अगर आप समझेंगे, तो योग हर इनवाइटी से ये कहता है कि अपने लाइफ के फिलोसॉफी को जानो और इसी योग में उसको समझने की क्या जरूरत है, वो तत्व के ज्ञान को प्राप्त करो। अब लोगों के अंदर, लोगों को ये इंटरेस्ट नहीं होता है। मतलब मैं तो ऐसे कहूं कि 100 के अंदर बड़ी मुश्किल से आपको 4 या 5 ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर ये भाव जागते हैं कि इसको थोड़ा सा और डीपली स्टडी करना चाहिए। लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि जैसा हमने कहा ना, आप अपने कर्म संस्कार को लेकर यहां पर आए हुए हो और वो संस्कार को रूप देने के लिए अगर योग का ही सहारा लेके कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। नहीं तो ऐसे कई तरीके हैं, गलत तरीके हैं, कुछ लोगों को वो सही लगते हैं, तो वो गलत तरीके में जाके भटक जाने से तो अच्छा है आप यहां पर हो। तो वेदर यू आर अ मेल और फीमेल, you coming to yoga, you are being helped, but at the same time try to listen to that invitation. I got that hearing, and that is the reason that I am here. I would request every sadhak to get into that hearing कि मैं कर तो रही हूं, मुझे अच्छा तो लग रहा है, मुझे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन इसके आगे क्या? जी जी जी, ये एक सवाल अंदर आना चाहिए और वो अपने समय पे ही आएगा, मेरे कहने से या आपके बोलने से वो नहीं आने वाला है। So it's fine. People come with their own demands. It's like that. क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ सुबह का टाइम ही सबसे महत्वपूर्ण टाइम है योग करने का? Because sir, as we know it,
मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे वेक्स अप स्ट्रेस्ड इन द मॉर्निंग, सो आप रेकमेंड करते हैं इज मॉर्निंग टाइम द ओनली टाइम टू डू योग प्रैक्टिस? पहले जब ये टाइम की बात आती है तो मैं एक बात बता दूं, एवरी सेकेंड यू आर इन योगा. When you are in sleep, you are breathing, the kind of breathing you are going through, even that can be yogic. आप सुबह उठते हैं, किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं, अपने आप को जो है तैयार करते हैं, पूरे दिन के रूटीन में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्षण क्षण के अंदर आपका योग होता रहता है. खाली आपको उसके अवेयरनेस में आना है. जो इंसान इस सजगता में आ जाए, अवेयरनेस में आ जाए, तो उसका योग तो पूरा दिन हो रहा है, रात हो रहा है. अब बात आती है कि फिजिकल योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करने का सही समय क्या है. मैं तो ये कहता हूं, जब आप खाली पेट हैं और आपको लगता है कि मेरे पास ये समय है, वो 15 मिनट का होने दो, आधा घंटे का होने दो, 1 घंटे का होने दो, आपने उस समय योग का अभ्यास करना चाहिए. फिर कोई ये बोलता है कि सुबह मेरे पास वक्त नहीं इसलिए मैं योग नहीं करता. नो डाउट, the morning time is the best time to practice yoga. Okay. There is no doubt about it. लेकिन अगर आपके पास वो समय नहीं है, और there are people who are late risers, let us respect them for rising late. Our culture says कि भाई सूर्योदय से पहले आप उठ जाओ, लेकिन अगर आपकी प्रकृति आपको हेल्प नहीं कर रही है उठने के लिए और आपको 8 बज जाते हैं सोकर उठने से, कोई बात नहीं. आप जब उठते हैं तब सवेरा, तब आप अभ्यास करो. ऑफिस से आने के बाद भी, ऑफिस से आने के बाद करो, इवनिंग इज फाइन, कभी भी करो. पेट खाली होना चाहिए, मन की स्थिति सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होना चाहिए. इस तरह से अपने आप को वो पोजीशन में लाने का समय आपके पास है, बस समय निकालो और करो. मॉर्निंग टाइम नो डाउट इज द राइट टाइम, इवनिंग टाइम इज ऑल्सो गुड, बट इफ यू फील दैट यू हैव टाइम ओनली गोइंग बिफोर स्लीप, you can take out 10 to 15 minutes of time before sleep and not only have a sound sleep, but you can overcome the stress that you have been, suppressing inside you throughout the day and night. You can release it. It's like, sir, Bollywood influencers ko, hamare Bollywood celebrities ko, if you have to give one yoga tip, what would that be? They are all wearing a mask on the screen, right? They are playing different roles. They need to know the real role in this life. Beautiful. And the real role of each and every actor, even you and me are actors. Huh? I play a particular role according to the script on the direction of the director. Okay. There is one director there who has given you a role and you have forgotten the script. Try to understand that script, and that is a role for you. The moment any actor, whether Bollywood, Hollywood, Tollywood, anyone, if they know that there is some script which I have never read before and I am supposed to play that role, and if they come to a right teacher and if the teacher says that this is the script for you, नैया पार हो गई उसकी. So nice, sir, so nice. एक मिथ अबाउट योग जो आप सुन के इरिटेट होते हैं, वन कॉमन मिथ जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? दैट इज वेरी रिलीजियस. लोग ये बोलते हैं कि योग जो है सिर्फ हिंदुओं का है, सनातन धर्म को बिलोंग करता है और ये हमें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए. हिस्ट्री गवाह है कि हठयोगी और सूफी संत एक साथ बैठकर हठयोग का अभ्यास किए हुए हैं. वाह. दारा शिको कई उपनिषदों पे उन्होंने फारसी में उसका रूपांतर करके आज वो ईरान की लाइब्रेरीज में अवेलेबल है. पातंजल योग सूत्र, अल बेरूनी बोल के एक ऑथर हैं, उन्होंने फारसी जबान में वहां के लिए लोगों के लिए लिखा. तो वहां के लोगों ने थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को कैसे बना दिया, इस्लामिक योगा. एंड हियर वी से योगा बिलोंग्स टू हिंदू.
Christians might be saying, no, it is a type of pagan worship. We should not be getting into it. I would like to tell everyone eats, digests, remove the excreta. Is there any difference in different persons? They all do the same thing every day, right? If I meet an accident and if I am admitted to hospital and I require 2 bottles of blood, am I going to tell the medical fraternity that I require a bottle of blood only from a Muslim person, not a Hindu? Are they differentiating those on those blood bottles? नहीं. आपके अंदर का रक्त, आपके हाथ पैर, आपका चेहरा, ये कोई डिफरेंस नहीं करते. आप क्यों करते हो? ये बात और है कि कोई आपको करने पर मजबूर कर देता है, उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं हम लोग. तो जहां पॉलिटिक्स है वहां पर रिलीजन फ्लरिश होगा. जहां पर पॉलिटिक्स खत्म होने के करार पर आ जाए, एक ही रिलीजन होगा और वो होगा इंसानियत. बिल्कुल बिल्कुल. एवरीवन विल फॉलो दैट. तो दिस इज द थिंग which is a myth that only this kind of section of the society should practice this. Yoga is for everyone. Nowhere, neither in the Veda or the yogic text, it is written that this should be practiced only by this. You have to understand how it fits in my scenario and you have to practice it. You will be fine with it. See, I am a person who is teaching yoga to a Hafiz, to a Maulvi, and he is okay with it. Beautiful. Why people should release fatwa on this thing? That means it is a sheer ignorance. It is a myth. So people should understand. This is one of the biggest myth we should say. जी, तो जैसे आपने सुना, धर्म डिफाइन नहीं करता आपके योग प्रैक्टिस को. What is really important is आप किस भाव से अपनी योग प्रैक्टिस कर रहे हैं. क्या आप गहराई से उतर रहे हैं अपनी योगा प्रैक्टिस में या नहीं. दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो ध्यान रखिए इस बात का. टेकिंग अस टू माय लास्ट क्वेश्चन सर, कि अगर आपको एक मैसेज देना हो टू ह्यूमैनिटी अंडर 1 मिनट, तो वो क्या होगा? We are all born yogis. If we are following the principles of yoga in the right manner, we will do justice to our life itself. If you cannot do that, it's fine. But don't dilute yoga. You know why I'm saying this? Because today yoga has become Garba yoga. Today yoga has become hot yoga and different beer yoga, dog yoga. So many versions are there. My sincere advice, if you cannot do justice to yoga, please do not malign it. Because this is where the dilution happens and people are misled. Now, hope people will understand this. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. अभी हमारे शो को और मजेदार बनाने के लिए हम आपसे रैपिड फायर का एक सेशन करेंगे. सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड क्वेश्चंस. आर यू रेडी? Yeah. ओके. चाय या हर्बल टी? Chai. पक्का सर? See, I don't want to say a lie. वेरी वेल एक्सेप्टेड. प्राणायाम या मेडिटेशन? Pranayam. Because pranayam will lead you to meditation. भजन्स या साइलेंस? Both. At times bhajans, at times silence. सर डिप्लोमेसी नहीं, ये रैपिड फायर है. Silence. चुनना है आपको. Silence is the best. One thing that destroys mental peace today? Bitching about others, gossiping. Gossiping. One yogic advice जो आप सबको देना चाहते हैं? Simple. Do pranadharana, as I said earlier. That is one of the best thing that one can do without any training. Mobile detox for 1 day या sugar detox for 1 month? Mobile detox. Sugar.
Sugar still can be digested, but mobile detox cannot be. Thank you, sir. Thank you so much for answering and for coming today. आपका presence और आपका time, आपकी energy के लिए. Thank We you. are so much in gratitude. My today. pleasure. Thank you. Thank you for calling me. It's a great opportunity to be here and showcase what you think about to the people, and you making it happen. Thanks to you too. Thank you, sir. Thank you. आज की कॉन्वर्सेशन सिर्फ योगा के बारे में नहीं थी. इट वॉज अबाउट इनर अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सो मच मोर. मेरे लिए आज की कॉन्वर्सेशन बहुत ही वैल्यूबल थी एंड आई एम श्योर आपको भी हेल्पफुल इंसाइट्स मिले होंगे. अगर आप सुनना चाहते हैं ऐसी ही कॉन्वर्सेशंस रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, इनर डिसिप्लिन, ट्रांसफॉर्मेशन, तो लाइक एंड फॉलो जरूर करिए एंड कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट इंसाइट कौन सा था. रिमेंबर, रियल ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है. माय नेम इज श्रेया. सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड. राधे राधे.